गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करिए क्लास। स्टूडेंट्स तो मैम अभी से हो गया है। आ गए, तीन स्टूडेंट्स हो ही गए, बाकी फिर धीरे धीरे ज्वाइन होंगे ही। सबसे पहले तो बता दें, उस दिन हमने पीडीएफ के नोट्स भेजे थे, मिले थे सबको? पीडीएफ के यस मैम, मिल गए थे। ओके, तो जितने वो नोट्स थे उतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। फाइन। तो अब हम बात यूनिट 2 से करेंगे। यूनिट 2 के जो नोट्स हैं उसका भी पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, बट पहले एक्सप्लेन कर लेंगे थोड़ा बहुत, फिर आगे का पीडीएफ सेंड करेंगे। फाइन। तो रुको, अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसी से ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। वेट, ये बताओ दिख रहा है, विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। ओके। जो हमारी यूनिट 2 है वो बेसिकली हमारी इन्वायरमेंटल एनालिसिस पर है। ठीक है। जो भी हमारी फर्म है, अब तक हमने क्या पढ़ा, फर्म का क्या विजन होना चाहिए, उस विजन के लिए कैसे अपना मिशन स्टेटमेंट फर्म बना रही है, उस मिशन स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए फर्म ने कौन कौन से गोल्स बनाए, और वो शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म जो भी गोल्स थे उनके लिए उसने कुछ ऑब्जेक्टिव्स मेंटेन किए जिनका अकॉम्प्लिशमेंट बहुत ज्यादा सॉरी जरूरी था। उसके लिए इन चारों चीजों के बाद अब क्या हुआ, फर्म ने अपना क्या हुआ, एक ब्लूप्रिंट फर्म का रेडी हो गया। ठीक। अब फर्म को ये देखना है कि जो भी ये मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव, ये सब जो भी वो काम करेगी फर्म, उसके लिए फर्म का विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म जो भी फर्म का इन्वायरमेंट है उसकी एनालिसिस करना। इन्वायरमेंट की एनालिसिस तो लेकिन तब होगी जबकि हम ये अच्छे से जान पाए कि इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है। कोई आइडिया है कि व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज इन्वायरमेंट? सबसे पहले तो यही बताओ कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, क्या होता है इन्वायरमेंट? बोलो बच्चों, अगर नहीं आता है तो वो बताओ फिर। क्या मैम? सुनाई नहीं पड़ा? हमने पूछा कि हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात तो कर ही रहे हैं, बट उसके पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट तो हम बता, हाँ, तो वही हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंट, क्या होता है इन्वायरमेंट? मैम जहाँ पे हम लोग मैम बेसिकली इन्वायरमेंट वो होता है मैम जो हमारे सराउंडिंग्स में है, जो नेचर्स में है, जस्ट लाइक ट्रीज, माउंटेन्स, क्लाउड्स, मैम जो भी बेसिक से, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेसिक से यही कहा जाता है कि व्हाट वी हैव ऑल अराउंड दैट इज आवर इन्वायरमेंट। फाइन, सही तो है, यही तो हुआ। अब अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो वो हम क्या कह सकते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिकली जो भी इवेंट्स हो रहे हैं या जो भी कंडीशंस हैं या जो भी बिजनेस की सराउंडिंग्स हैं, उन सब से ही मिलके बिजनेस का एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है। अब बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें सब कुछ होता है। जो बिजनेस में काम हो रहा है उसके लिए जो भी कई बार बिजनेस उसी फर्म के फेवर की, कभी अगेंस्ट कंडीशंस भी रहती हैं, इवेंट्स भी होते रहते हैं। कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं पैकिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं परचेसिंग हो रही है, सब टाइप की चीजें चलती रहती हैं। और इन सब एक एक एक्टिविटी का क्या होता है, बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ता है किस पर? हमारी फर्म के एनवायरनमेंट पर। जो कीथ डेविस थे उनकी एक डेफिनेशन देखो, देख पा रहे होगे तुम लोग। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ all conditions, events and influence that surrounds and affect it. बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो एग्रीगेट होता है। किसका एग्रीगेट समझते हो? समअप जिसे कहते हैं, सार जिसे कहते हैं, एग्रीगेट होता है किसका? सारी कंडीशंस का, इवेंट्स का, वो सारी जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? जो फर्म को कंडीशन, इवेंट और इन्फ्लुएंस असर जो डालते हैं जो कि फर्म के चारों ओर होते हैं। ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है? अनसर्टेन होता है। सपोज देखो, आज से अगर तुम 2 साल पीछे जाओ, कोविड का कहीं नाम नहीं था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, हम नॉर्मली घर से बाहर निकलते थे,
कोई मास्क की हमें जरूरत नहीं होती थी, ना सैनिटाइजेशन की कहीं कोई बात होती थी। हाँ, एक नॉर्मल अगर हम कहें सपोज दैट वी आर सफरिंग फॉर फीवर और कोल्ड और कफ, तो उस केस में हम थोड़ा प्रिकॉशन लेते थे कि हम अपना मतलब हम अपनी नोज को या फेस को थोड़ा कवर करके चलते थे। क्यों? क्योंकि बाहर डस्ट है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है, उन सब से हम थोड़े से अपना ध्यान रखते थे। बट अब हम करेंट टाइम की अगर बात करें, उस समय जो सिचुएशन रही और जो आज है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? दैट मीन्स अगर हम कहें कि हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो क्या है? अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आज कुछ चीजें हैं जो हमारे बिजनेस के लिए सही है, मे भी कुछ ऐसा हो जाए अगले ही पल में या कुछ देर में कि जो चीजें हमारे बिजनेस में लॉस देने लग जाए, हो भी सकता है। हम कह तो नहीं सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए ये कहना एकदम सही होगा कि जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो एवर चेंजिंग होता है और टोटली अनसर्टेन होता है। क्या कंडीशंस या क्या इवेंट्स होने वाले हैं कोई नहीं जानता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो भी इन्वायरमेंट हो वो क्या हो? डायनेमिक हो और फ्लेक्सिबल हो। डायनेमिक इसलिए कि वो मूवेबल हो, और फ्लेक्सिबल इसलिए कि जैसी सिचुएशन आए अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस बिहेव्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं नेचर की, ऊपर सिर्फ ब्रीफ में यही सब दे रखा है दैट बिजनेस एनवायरनमेंट एनकम्पासेस ऑल दोस फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ कंपनीज ऑपरेशंस एंड इंक्लूड्स कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, stakeholders, suppliers, industry trends, regulations, other government activities, social and economical factors and technological developments. ये वो सारी हमारी बेसिक चीजें होती हैं जो कि कंपनी पे असर डालती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं नेचर की। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या नेचर होता है? क्या नेचर हो सकता है? नेचर हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, हर टॉपिक पर रिपीट करेंगे कि नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स सब सेम होता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये मत सोचने लग जाना कि उन्होंने तो कराया नहीं, बताया नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नेचर है, जो नेचर होता है वही उसके फीचर्स होते हैं, वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लाइक अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर हम कहें राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस दोनों सेम चीज होती है। जैसे कि अगर हम कहें व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या व्हाट आर द एडवांटेजेस रिलेटेड विद बिजनेस एनवायरनमेंट, मेरिट और एडवांटेजेस या डीमेरिट और डिसएडवांटेजेस, ये टर्म्स सेम होते हैं। टर्म्स में आपस में कंफ्यूज कभी मत होना। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचर की। नेचर सबसे पहला पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है या जो उसका स्ट्रक्चर या फॉर्म है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि उसके अंदर कोई एक फैक्टर या कोई एक इवेंट नहीं हो रहा है या कोई एक कंडीशन नहीं है जो कि उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। उसके अंदर एन नंबर ऑफ कंडीशंस हैं, इवेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिनका बहुत ही डीप इफेक्ट पड़ रहा है किस पर? हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट पर। नेक्स्ट क्या है? इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस कैसे है? जो भी बिजनेस का एनवायरनमेंट है और जो भी बाहर सराउंडिंग्स में कंडीशंस या इवेंट्स हो रहे हैं, दोनों आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। अगर एनवायरनमेंट जैसा भी हो, ठीक है, एनवायरनमेंट हमारी फर्म का कैसा भी हो वो मैटर नहीं करता है, कैसा भी हो, मेन मैटर क्या होगा? जैसा हमारी बाहर की सराउंडिंग होगी सेम वैसा ही इफेक्ट हमारा हमारे बिजनेस पर आने लग जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है? डायनेमिक। डायनेमिक अभी हमने बोला बिजनेस एनवायरनमेंट एवर चेंजिंग या डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक इसलिए जैसा भी चेंजेस हो रहे हैं उसी हिसाब से फर्म को अपने एनवायरनमेंट में भी, जैसे कि फर्म के एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, फर्म को अपनी वर्किंग प्रोसीजर में भी उसी हिसाब से चेंजेस कर लेने चाहिए। फाइन। नेक्स्ट क्या है? इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस भी यही कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो एन नंबर ऑफ वेरियस फैक्टर्स से मिलकर बना होता है। वो सारे फैक्टर्स और खुद बिजनेस का एनवायरनमेंट, ये दोनों आपस में इंटर रिलेट करते होते हैं, तभी शायद एक दूसरे की वर्किंग पर एक दूसरे का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो कंडीशंस क्या है, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं वो बिजनेस के फेवर में नहीं है, ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा? जो भी वर्किंग
कंडीशंस होंगी वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएंगी। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये सब आपस में दोनों चीजें इंटर रिलेट कर रही हैं। इम्पैक्ट क्या हो सकता है? जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, किसी बिजनेस का, फर्म का जो भी इन्वायरमेंट होता है, उसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइप का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इसलिए क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम फिलहाल कोविड की ही बात करें, इसका जो असर रहेगा वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक रहेगा। क्यों? क्योंकि शायद अगर हम 2 साल पीछे जाएं, सैनिटाइजर लोग यूज करते थे, बट मैक्सिमम कहाँ पर यूज होता था? शायद मेडिसिनल ट्रीटमेंट तक ही यूज होता था, या बहुत ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत पेशेंट, कोई किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है या कोई बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, ठीक है, उस केस में सिर्फ वो सैनिटाइजर का यूज करता था। तो अगर अब करंट टाइम में देखा जाए तो जो सैनिटाइजर को प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं, उनका बिजनेस अब बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सैनिटाइजर जो पिछले लगभग 1-1.5 साल से बिक रहा है, ये अब आगे आने वाले करीब अच्छे टाइम पीरियड तक, कुछ टाइम पीरियड तक तो बिकेगा ही बिकेगा। तो क्या है ये? इसका क्या है? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या है? लिखा भी है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। क्योंकि फ्यूचर हैपनिंग्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कहना कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, ये टोटली करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है? रिलेटिविटी इसलिए क्यों? क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे रिलेटिव कॉन्सेप्ट है? एग्जाम इसी में लिखा हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। Political conditions in the USA, for instance, differ from those in China or Pakistan. Similarly, demand for sarees may be fairly high in India, whereas it may be almost non-existent in France. Relative concept इसलिए है क्योंकि काम सब जगह एक ही होता है, बस ये कह सकते हैं कि जो यूसेज परसेंटेज जिसे कह सकते हैं, यूसेज रेट, उस पर इफेक्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, लेकिन जो मेन 2 होते हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालते हैं, वो होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस हमारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जो हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, लाइक आर इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, बायर, सप्लायर, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे, ठीक है, जो जिनको हम शायद अपनी बातचीत से कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो दोनों ही टाइप के फोर्सेस से मिलकर बना होता है। कहा भी जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्राइजेस विद बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। नेक्स्ट क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स माने जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो सम है किसका? उन टोटल दोज फैक्टर्स का जो कि अवेलेबल होते हैं बिजनेस के बाहर और जिनका बिजनेस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। नाम से ही पता लग रहा है एक्सटर्नल फैक्टर है, दैट मीन्स उन पर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? तुम लोग बताओ, कोई आइडिया लगता हो कि किस ऑब्जेक्टिव से बिजनेस के एनवायरनमेंट की एनालिसिस की जानी चाहिए? मतलब बिजनेस के एनवायरनमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? बोलो बच्चों, स्टूडेंट्स प्लीज कुछ तो बोलिए। what do you think that what are the objectives of business environment? मैम जो बिजनेस मैम सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना चाहिए मैम जो उसके क्या आइडेंटिफिकेशन तो होना चाहिए, बट क्या किसकी? बिजनेस एनवायरनमेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि मैम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जो भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होगी मैम उसको आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे जरूरी यही होता है ऑब्जेक्टिव। जो भी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए और थ्रेट्स को भी। उसके बाद हमारी जो परफॉर्मेंस स्किल्स होती है। सही बात है, सब चीज देखो, सब चीजें आपस में रिलेट करती हैं। हम अपनी अगर
जैसा कि अतिया ने बोला कि अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर ले, फिर किसी और स्टूडेंट ने बोला थ्रेट्स को भी अगर आइडेंटिफाई कर ले। ऑब्वियस सी बात है, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ वाइज हम और स्ट्रांग होंगे। थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके हम उस पर ओवरकम कर सकते हैं, तो हम अपनी वीकनेस को कम कर लेंगे। और ये सारी जो भी होती है बिजनेस में, इन सब से जो भी बिजनेस में चेंजेस होते हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, यूजफुल होती है। तो एक ये इन्वायरमेंट का हो गया ऑब्जेक्टिव। और क्या दे रखे हैं, बेसिस ऑफ डिसीजंस। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो डिसीजन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस के एनवायरनमेंट का। क्या किस टाइप का डिसीजन, किस टाइप का डिसीजन होना चाहिए, बोलो। टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। सबसे ज्यादा जरूरी यही है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने गोल को ही माइंड में रख के काम करेंगे, शायद तभी हम अपने फर्म में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे, जिससे कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मींस जो हमारे वर्कर्स या एम्प्लॉयज है वो भी अपना प्रोडक्टिव बिहेवियर शो कर पाएंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि पॉलिसी मेकिंग का काम। पॉलिसी मेकिंग ही बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्योंकि विदाउट एनी पॉलिसी वी कैन नॉट क्रिएट अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट इन आवर फर्म। ठीक है मैम, प्लानिंग भी तो हो सकती है इसमें। हाँ, प्लानिंग तो होगी, बट विच टाइप ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग अगर मैम देखो जैसे नॉर्मल प्लानिंग की, हो गया है, असिस्टेंस प्लानिंग हो गई। हाँ तो देखो वो पॉलिसी में ही कहीं ना कहीं हम एडजस्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग को हम, जो नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट दिख रहा है टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग, उसको सेपरेट इसलिए रखा गया है क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग है। अगर हम एक नॉर्मल प्लानिंग की बात करें जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं या फंड्स की प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सब तो हमारा तभी स्टार्ट हो जाएगा जब हम अपने फर्म का विजन या मिशन स्टेटमेंट जनरेट करेंगे। क्लियर? ये तो तभी जनरेट हो पाएगा। टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग हमारी वहां से शुरू होगी जब हम देखेंगे हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट। मैम ये नोट्स आपके काफी ब्लर है मैम। ब्लर है मैम ऊपर से थोड़े थोड़े हल्के, ज्यादा नहीं, ठीक ही है। हाँ, वो थोड़े बहुत ब्लर हैं। वो मेरे ख्याल से शायद फोटो लेने में प्रॉब्लम हुई है, बट तुम लोग जूम करके देखना, क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर होगा हम मैम पीडीएफ तो क्लियर सेंड, हो रहा है, अब क्लियर हो रहा है। नहीं अगर नहीं मैम क्लियर, आपको रिजल्ट के बारे में कुछ आइडिया है? आज 10 तारीख है मैम, आज आने वाला था। नो आइडिया। अगर तुम लोगों को हो तो हैदर सर को मैसेज करके पूछ लेना। वैसे कुछ बच्चों ने ओके शायद मैम। पता किया था। तुम, अच्छा तुम्हारे ही क्लास के बच्चे ही तो गए थे, ये शाफी वगैरह गए थे, तो मैम हम इनको ही भी तो थे। नहीं, तुम उस दिन नहीं थे, उस दिन ये बच्चे थे यहाँ पे मंडे या मैम ट्यूसडे सर की। बोल रहे थे कि नेक्स्ट मंथ आएगा। हाँ, सुनने में यही आ रहा है कि अभी 15 से 20 दिन लग जाएंगे, ऐसा ओके सुन। मैम। हाँ तो मे बी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि सिर्फ कॉपीज चेकिंग से नहीं हो जाता है ना, उसके बाद पूरा रिजल्ट को क्योंकि मैम जनरेट। इस मंथ के लास्ट में मिड सेम भी तो है हम लोग का। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अप्रैल अप्रैल लास्ट वीक या में। तो तुम्हें डाउट है कि तुम पास नहीं हो पाओगे प्रीवियस सेमेस्टर में? अरे मैम ऐसे नहीं मैम, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेपर्स तुम लोगों ने इतने भी पुअर नहीं किए हैं। ठीक है, तो इतना परेशान नहीं हो। खैर, नेक्स्ट क्या है, सरवाइव इन द बिजनेस। सरवाइव इन द बिजनेस भी बिजनेस एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। हमारा जो भी बिजनेस हो या जो भी फर्म हो, उसको हम ये मानकर चलते हैं कि जो भी हमारे बिजनेस का टाइम स्पैन है या सर्वाइवल टाइम स्पैन है, वो इनडेफिनेटली लॉन्ग टाइम पीरियड का है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है किसका, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ। अच्छा, तंजीम शायद क्लास में ऐड नहीं है ना? उस दिन शायद तंजीम ही तो कह रही थी ना, अब हमें याद नहीं है, शायद तुम लोग ही बताओ। जिस दिन मेरी वॉइस में प्रॉब्लम थी कि आप मैम कुछ ऐसे पढ़ाती हैं कि जो सिलेबस में है उससे हट के पढ़ाती हैं। सिलेबस से हट के हम नहीं पढ़ाते हैं, बट अगर हम मैम डायरेक्ट, उसको लग रहा है सिलेबस से हट के पढ़ाती, बट मैम कुछ आपको टॉपिक्स में एग्जांपल्स के तौर पे तो बाहर से देना पड़ेगा ना, जरूरी थोड़ी कि एग्जाम्पल्स बुकिश के लैंग्वेज तौर एकदम पर आप भी। रट और के यूनिट बोलेंगे। 2 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल एनालिसिस। ठीक है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस को अभी हम डायरेक्ट अगर इन्वायरमेंटल एनालिसिस स्टार्ट कर दें, वहां पे हम फिर डायरेक्ट शुरू करेंगे, तब आधे बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं पता, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट नहीं पता, कंपोनेंट्स नहीं सबसे पता बड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि मैम अभी किस लोगों को सिलेबस पता नहीं है, टॉपिक्स पता नहीं, बस ब्लेम करते हैं टीचर्स पे कि बाहर से पढ़ा रही हैं।
नहीं तो हम एक्स्ट्रा, जैसे इस समय जो हम पढ़ा रहे हैं ये एडिशनल टॉपिक है, बट ये एडिशनल तुम लोगों को इसलिए भी लगेगा क्योंकि सिलेबस में शो नहीं हो रहा है। बट अगर हम एनवायरमेंटल एनालिसिस की बात करना शुरू करें तो हमें पहले टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मैम इसमें एक टॉपिक एनालिसिस ऑफ कंपनी भी है हाँ और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी है, तो मैम ये सब टॉपिक्स में है, मगर आप उसको पहले डीपली ऑब्जेक्टिव्स वगैरह तो उसमें दिया नहीं है आपके उसमें सिलेबस में। वही चीज है। ऑब्जेक्टिव्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, मगर मैम ये सब एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी ऑब्जेक्टिव्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके फीचर्स हैं, उसके डीमेरिट्स हैं, ये सारी चीजें हैं। कुछ चीजें सिलेबस में नहीं होती मगर उसमें डिटेल में जब आप जाएंगे तो वो चीज होगी उसमें। इसीलिए हमें अगर इन्वायरमेंट की एनालिसिस करनी है तो हमें पहले कंपनी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और फर्म के या कंपनी के ही इंटरनल इन्वायरमेंट को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें बिजनेस इन्वायरमेंट के, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अच्छा, कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसका पता है? दैट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स बेसिकली पार्ट होते हैं जिससे मिलके कोई एक बड़ी एंटिटी तैयार होती है, ठीक है। वैसे ही जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसके भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसे मैम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या सोशल एनवायरनमेंट हो गया, यही ये जो तुम नाम ले रही हो ये बेसिकली जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं और कुछ हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं। यही इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन दोनों फैक्टर्स से मिलके ही हमारा ओवरऑल एग्रीगेट बिजनेस एनवायरनमेंट रेडी होता है। या मैम कंपोनेंट्स, ठीक है मैम, ओके। क्या हुआ? बोलो बोलो। कुछ मैम वही पार्ट्स के बारे में, जैसे पॉलिटिकल भी पार्ट्स आ जाते हैं, वो सब आएगा, सब आएगा, अभी हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लिखा भी हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज व्हिच हैव इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट होते हैं वो बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारा, ये थोड़ा सा ब्लर है बट जो पेज नंबर लेफ्ट साइड का जो पेज है उसमें सबसे ऊपर है वो थोड़ा ब्लर है, बट थोड़ा थोड़ा जब नीचे आओगे तब चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो ऊपर सिर्फ पॉइंट्स हैं वो नीचे एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो पहला हमारा होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फाइन। इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा वो एनवायरनमेंट होता है जो विद इन द बिजनेस फर्म काम करता है, मतलब बिजनेस फर्म के अंदर ही अंदर काम करता है और जिसको कंट्रोल कर पाना बिजनेस फर्म के लिए बहुत इजी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी कैन कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स। बट जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो बेसिकली हमारे अनकंट्रोलेबल होते हैं, जिन पर काम कर पाना या जिनको कंट्रोल कर पाना फर्म के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। आप समझ में आया इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? इन्हें इंटरनल फैक्टर भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी कह सकते हैं, बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए हम इंटरनल एनवायरनमेंट ही बोलेंगे। फाइन। अब हम इंटरनल एनवायरनमेंट पर आते हैं। हमारा सबसे पहला एनवायरनमेंट है फाइनेंशियल फैक्टर। फाइनेंशियल फैक्टर की अगर बात करें तो सपोज तुम्हारे पास इस साल तुम्हें बहुत प्रॉफिट हुआ, तुम्हारी फर्म के पास बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो ऐसा तो नहीं करोगे कि तुम उसे उठा के फेंक दोगे, ऐसा तो नहीं कोई करता है। लोग क्या करते हैं, वापस से उस पैसे को अपनी रिटेन अर्निंग के फॉर्म में रखते हैं। थोड़ा पैसा रिटेन अर्निंग समझते हो, जो पैसा हम अपने पास बचा कर रखते हैं वो हमारी रिटेन अर्निंग या रिटेंशन रेशियो कहलाता है। जो हम पे कर देते हैं वो हमारा पे आउट रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो जो हमारी रिटेन क्या बोला, हाँ, जो हमारा ये रेवेन्यू था इसको हमने क्या किया, वापस से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक। ये हम पर है कि हम उस अपने फंड्स का कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब मान लो हो सकता है तुम्हारे बिजनेस में इस साल बहुत फायदा नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या है, थोड़ी पैसों की कमी चल रही है, ठीक। तो तुम अब क्या करोगे, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था उसी प्रॉफिट से काम चलाओगे। तो ये सब वो फैक्टर्स है या वो सिचुएशंस है जिनको तुम इंटरनल वे में ही फर्म के विद इन द फर्म ही डील करके कंट्रोल कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो तुम्हारी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स योर वर्कर्स, योर एम्प्लॉइज, उनको जो भी उनका क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ योर फर्म, वो तुम मैनेज कर सकते हो विद इन द फर्म। फाइन। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस जो होता है, जो भी तुमने अपने फर्म के ऑब्जेक्टिव को एज्यूम करके लेकर चल रहे हो अपनी फर्म,
वो सब चीजें, सपोज तुम्हें लग रहा है तुम वो ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाओगे एक गिवन टाइम स्पैन में या इसी फाइनेंशियल ईयर में, तो तुम क्या करोगे? अपने काम करने के तरीके को चेंज करोगे। हो सकता है नई स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करो, नई नई पॉलिसीज बनाओ। तो ये वो सारी चीजें हैं जो तुम चेंज कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्या है? मैनेजरियल पॉलिसीज। मैनेजरियल पॉलिसीज हमारी वो पॉलिसीज होती है जो मैनेजरियल लेवल पर मैनेजर्स के थ्रू मैनेजर्स मेंटेन की जाती है या इम्प्लीमेंट की जाती हैं। ठीक है, इन पर भी हमारा कंट्रोल होता है, इनको हम जब चाहे अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? मोरल एंड कमिटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी हमारे एम्प्लॉयज या वर्कर्स हैं उनको हम अपने मतलब उनका मोरल हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम वेरियस फैसिलिटीज। ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इससे फर्क क्या होगा, इससे फायदा हमें ये होगा कि जो भी हमारी बिजनेस फर्म है वो कहीं ना कहीं डेवलप करेगी और ग्रो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का इस टाइप का होना चाहिए जिससे कि हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जनरेट कर सके। तो ये भी एक ऐसी चीज है जिसमें हम विद इन द फर्म ही चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। कंपनी इमेज ये वो फैक्टर है, वो इंटरनल फैक्टर है जिस पर कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज खुद ही काम कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग या बाय फुलफिलिंग कस्टमर्स नीड्स। ठीक है, या बाय प्रोवाइडिंग देम सेटिस्फैक्शन थ्रू देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या थ्रू देयर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्या है? लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप क्या कहती है कि अगर हमारे जो भी मैनेजमेंट लेवल का पर्सन है उसको अपने लेबर्स या अपने ऑपरेटिव लेवल या अपने लोअर लेवल स्टाफ से को सिर्फ एज अ लोअर लेवल स्टाफ समझ के ट्रीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको ऐसा समझ के ट्रीट करना चाहिए दैट दे आर लाइक अ फैमिली। in that case only they can generate better productive behavior। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? R&D एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। R&D means research and development and technological capabilities. Since we all know that there are too much market players and there are too much competition in the market। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं इस समय मार्केट में। तो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज भी उसी हिसाब से हमें अपडेट करती रहनी चाहिए जिससे कि हम अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग को या डिपार्टमेंट को और इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट क्या है? प्रमोटर्स विजन। प्रमोटर्स विजन जो भी हमारे बिजनेस का मैनेजमेंट का जो भी प्रमोटर या फाउंडर है या जो भी पर्सन है जो कि बिजनेस का ओनर है उसका विजन इस टाइप से होना चाहिए कि अगर मान लो कोई भी चेंजेस अगर रिक्वायर्ड है तो वो उसमें चेंजेस कर सकता है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हुए, वो सारी चीजें हुई जो कि इंटरनल लेवल पर बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, और जिनको इंटरनली ही फर्म इम्प्रूव कर सकती है। फाइन, अब बताओ कोई ऐसी चीज है जो इंटरनल एनवायरनमेंट में ना समझ में आई हो? मैम 9th पॉइंट फिर से बता दीजिए एक बार। R&D है। देखो R&D क्या होता है? हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। हमें अगर मान लो हमारा कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, फाइन, जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं। सबसे पहले N95 मास्क आए थे मार्केट में, जानते हो सब लोग मास्क क्या होते हैं? ये तो समझ ही रहे होगे, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। N95 क्या थी? एक कंपनी थी जिसने मास्क को जनरेट किया, बनाया था। बोलो। यस मैम। ठीक, यस मैम। तो जब सिचुएशन बीच में थोड़ी और खराब होने लग गई तो कंपनी KN आ गया मैम। KN आ गया। ये क्या था? क्या लगा इस केस में क्या फायदा उससे ज्यादा था वो उसमें कई सारे लेयर्स थे, N से भी ज्यादा थे। ज्यादा जनरेट कर दी जिससे कि जो कंपनी का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उन्हें लगा कि जो फैसिलिटी या जो चीजों को ओवरकम हमारा N95 मास्क नहीं कर पाया उसको KN कर ले जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है उसमें हम और इन्हांसमेंट या और इनोवेशन करते हैं जिससे कि हम मार्केट में और अपने कॉम्पिटिटर से compete कर सकें थ्रू आवर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। अब कुछ क्लियर हुआ? यस मैम। देखो फिर से एक चीज बताएंगे, समझाएंगे। कोई भी चीज अगर समझ में ना आए, हर वक्त टीचर अवेलेबल भी नहीं है, उस चीज को अपनी खुद की लाइफ पर या एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करो, चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। कोई भी पेपर हो, कोई भी टॉपिक हो,
अगर एग्जाम्पल से समझोगे तो हमेशा याद रहेगी, नॉर्मल थ्योरी को रट्टाफिकेशन पर चलोगे तो वो भूल सकते हो। ठीक है, वैसे भी तुम सब पीजी के स्टूडेंट हो, रटने वाला काम बहुत कम बच्चे करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज समझने से चल जाती, कई चीजें हम लोग याद भी कर लेते हैं, जो कि लगता है नहीं हो पा रहा है वो हम याद कर, लेकिन हर चीज याद भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, ये इतनी जल्दी रिमाइंडर क्यों आ जाता है? हमारी क्लास तो अभी सिर्फ 28 मिनट की हुई है। खैर, अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी जितना हो सकता है देख लेते हैं, 5 मिनट और कर ले। फिर तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नो मैम। ठीक है, मैम बस इसमें मैक्रो भी है, खाली माइक्रो है? नहीं, मैक्रो भी है। माइक्रो हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जिनको जो छोटे होते हैं। हाँ, छोटे लेवल पर इफेक्ट करते हैं, जिनको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। तो माइक्रो फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं? सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, रिटेलर, होलसेलर, ठीक है, पब्लिक, ये सारी चीजें हमारी, ये सारे फैक्टर्स हमारे माइक्रो फैक्टर। लाइक सप्लायर से हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, आज से जब हमने कुछ टाइम पहले खरीदा था तब वो कुछ दूसरा प्राइस था, आज दूसरा प्राइस है। तो हम ये तो नहीं करेंगे नहीं नहीं हमें आपसे नहीं खरीदना, हम दूसरा सप्लायर खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट की बात होती है। हम इसी सप्लायर से अपना पिछला सामान खरीद रहे थे, जिससे हमारे मार्केट में प्रोडक्ट की इमेज बहुत अच्छी थी। तो ये क्या है, इस पे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कस्टमर की बात करें, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को स्विच करके दूसरे प्रोडक्ट पे आ गया, तो क्या ये हम चेंज कर सकते हैं? कस्टमर का माइंडसेट है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर की बात करें, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं? वो जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर हमारे सेम प्रोडक्ट के हो या सेम प्रोडक्ट लाइन के हो, हम उस पर कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं, जो हमारा खुद का प्रोडक्ट है उसमें हम बस मैक्सिमम चेंज कर सकते हैं। मार्केट इंटरमीडिएरीज बेसिकली हमारे वो चैनल्स होते हैं, वो लिंक होती है जो कि कंपनी को फाइनल कंज्यूमर से या एंड कंज्यूमर से कनेक्ट करती है। वहां पे जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं उसको तुम भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है? पब्लिक। पब्लिक हमारा वो ग्रुप होता है जिनका इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट में या गलत एक्सप्लेन कर दिया। पब्लिक कोई भी ग्रुप होता है जो कि जिनका पोटेंशियल इंटरेस्ट होता है या जो इम्पैक्ट करते हैं किस पे? ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी पर, जिससे कि उनके क्या कह सकते हैं, गोल के अकॉम्प्लिशमेंट की एबिलिटी पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, ये सारे ऐसे माइक्रो फैक्टर्स थे जो कि टोटली अनकंट्रोलेबल थे, जिन पर ऑर्गेनाइजेशन विद इन द फर्म या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई भी वर्क नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं मैक्रो फैक्टर्स की। मैक्रो फैक्टर्स हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो कि, कौन से फैक्टर होते हैं? जो कि बहुत मैम जो लार्ज स्केल पे काम लार्ज करते स्केल हैं। पर हमारे काम भी करते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। लाइक पॉलिटिकल फैक्टर, जिनसे हम नहीं निपट सकते हैं। गवर्नमेंट जो आज है कल को दूसरी आ रही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सोशियो कल्चरल फैक्टर। हम इसी एक ही इंडिया में सारे रिलीजन हैं, एक साथ सब रह रहे हैं, अच्छी तरह से रह रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कही जाती है। अगर हमें किसी से प्रॉब्लम है, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनपे हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। लीगल फैक्टर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लीगल मैटर हैं, जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ गए, हम उसमें क्या कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। हमें अगर कहीं जाना था, हमें फ्यूल की जरूरत थी, हमने उसी रेट में पेट्रोल को अपनी गाड़ी में डलवाया। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रिसेशन आया, हमारी इकोनॉमी पे स्लो डाउन हुआ, असर पड़ा, जीडीपी कम होती है, हम, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, हम नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं विद इन द फर्म, बट उसका जो इस असर आ रहा है हमारी कंट्री पर, उस पे हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। नेचुरल फैक्टर, नेचुरल मीन जियोग्राफिकल या इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे क्लाइमेट कंडीशंस में या वेदर में जो चेंजेस आ रहे हैं उन पे हम कोई भी, जैसे रैंडमली बारिश होने लग जाए, क्या इस पर हम कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लास्ट है हमारा इंटरनेशनल फैक्टर। सपोज हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर अगर फर्क आ रहा है, इंपोर्ट हमारा कम हो गया, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया, क्या इन सब कंडीशंस में हम कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फाइन, ये सारे हमारे थे इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स, और एक्सटर्नल में भी माइक्रो या मैक्रो फैक्टर्स। क्लियर है इतना? यस मैम। Yes. अच्छा, जितना पढ़ाया समझाया उतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है?
नो मैम। मैम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स बता दीजिए एक बार। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, यस मैम। देखो बेटा मैम टेक्नोलॉजी, अभी हाँ, मैक्रो फैक्टर्स होते हैं। सपोज तुम बहुत ही ज्यादा अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, फाइन, तुम ऐसे एग्जांपल लो, चाइना सबसे ज्यादा अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो उसका असर जो हो रहा है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रहा है। क्या उस पर कोई कुछ काम कर पा रहा है? तुम ही बताओ। नो मैम। नहीं कर पा रहा है, तो फिर नहीं कर सकता ना। इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम ये देखें कि हमारा मींस हम अगर हम अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करें या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करें, ऑब्सोलीट यूज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो भी ये फैक्टर्स है, इन पर हम किसी भी टाइप का कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। फाइन। अच्छा, एक चीज, अटेंडेंस। जस्ट लाइक मैम अभी गवर्नमेंट ने सब चीज डिजिटलाइज कर दी है। तो हम जैसे कोई भी सेक्टर हो, जैसे पॉलिटिकल सेक्टर हो या फिर मैम कोई भी सेक्टर, जिस सेक्टर में मतलब डिजिटलाइज हो गया, तो मैम जो चीज पहले पेपर वर्क होती थी, जो लोगों को इजी पड़ता था, अब लोगों को मैम टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को अपडेट करना पड़ा, क्योंकि मैम गवर्नमेंट ने वो चीज मस्ट कर दिया है। सही जैसे बात है। आप लोग को ले लीजिए, तो इस पहले पे तुम आप लोग कोई मतलब चेंज नहीं कर सकते हो, देखो, ठीक है। नो मैम, नो मैम। हाँ, तो ओके यही मैम। सारी ऐसी चीजें जिन पे हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। फाइन। अच्छा, एक चीज, शायद क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। टोटल 17 है पार्टिसिपेंट्स। फाइन। तो अल्फिशानी, हम तुम्हें ही कह रहे हैं, नाम मेरे पास नोट यस हो मैम। चुके हैं, अटेंडेंस तुम पोस्ट मैम करना। हमने ले लिया अटेंडेंस, हमने नोट कर लिया मैम। ठीक 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 ठीक, तो ग्रुप पे पोस्ट कर देना। फाइन। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके यस मैम, मैम। थैंक यू मैम। ओके।